हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग तैयार कर रहे हैं आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर्स आए हैं हिस्ट्री के। दोस्तों, हम लोग तैयार करते हैं, आगे बात करते हैं गवर्नर जनरल्स के बारे में। तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवेल्स। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 1826 ईस्वी। बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। डार्विन ऑफ लैब्स नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? 1858। मार्केंडो चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? अधिनियम 1919 से 1939 में 20 वर्ष तक आवरित किए थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? डी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में प्रशासनिक सेवा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी में किया था। इसने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कार्निवाल्स कोड का निर्माण किया जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। उसने बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली लागू की। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं? सी. लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। रिपन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1878 को रद्द किया। भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? बी. रिपन। 1882 में रिपन ने अपने कार्यकाल 1880 से 84 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग, तालुका बोर्ड तथा नगरों में नगरपालिका स्थापित की। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था? ए. 1911 ईस्वी में। वर्ष 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। इसे जॉर्ज विविट ने डिज़ाइन किया था। सगोल की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? सी. 1816 एडी में। आंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हास्टिंग के नेतृत्व में गोरखाओं की पूर्ण पराजय हुई और परिणामस्वरूप 1816 ईस्वी में कंपनी एवं गोरखों के मध्य संगोली की संधि हुई। इस संधि के द्वारा कंपनी को गढ़वाल व कुमाऊं के जिले प्राप्त हुए। गोरखाओं ने सिक्किम को भी खाली कर दिया। निम्नलिखित में प्रथम क्या था? डी. दो सरकार। द्विध शासन दो सरकार प्रणाली का संबंध क्लाइव 1765 से 67 ईस्वी से स्थायी बंदोबस्त का संबंध कॉर्नवालिस से सहायक संधि प्रणाली का लॉर्ड वेजेलरी से तथा गोद की नीति लॉर्ड डलहौजी से है। निम्नलिखित में किस पद्धति का प्रयोग वेलजरी ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों से प्राप्त करने के लिए किया था? रिचर्ड कॉल वेलजली, जिसे मार्किस ऑफ वेलजली के नाम से भी स्मरण किया जाता है, 1798 ईस्वी में सर जॉन शोर के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल बना। उसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी शासन के अधीन लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? डी. दैट इज लॉर्ड वेलजली। लॉर्ड वेलजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। इसने हैदराबाद 1798 ईस्वी तथा 1800 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर, अवध और पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया एवं जोधपुर, रायपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर राज्यों के साथ सहायक संधि की। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? बी. लॉर्ड विलियम बेंटिक।
लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था 1833 ईस्वी चार्टर के द्वारा, जो अपने पद को 1833 से 20 मार्च तक 1835 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न से किसके वायसराय कॉल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ? बी, जेम्स फोर्ड। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने 1916 से 21 ईस्वी के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ। मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुए? ए, ब्रिटेन के इतिहास में मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी पर जॉन द्वितीय द्वारा हस्ताक्षर करना एक महत्वपूर्ण घटना थी। 73 धाराओं वाले इस चार्टर को भारी करों से त्रस्त एवं अधिकारियों से वंचित सामंतों, पदारियों व जनता ने मिलकर 1215 ईस्वी में राजा जॉन सेकंड को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा। डी, अगस्त घोषणा 1917। भारत सचिव मार्टिन्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को दी गई घोषणा अगस्त घोषणा के नाम से जानी जाती है। इसमें उन्होंने कहा कि महामहिम सम्राट की सरकार की यह नीति है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों को संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं को धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए उत्तरदायी प्रणाली भारत में स्थापित हो और यह अंग्रेज साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया गया। दोहरी शासन नीति किसने समाप्त की? सी, लॉर्ड कर्निंग। 1858 में एक्ट द्वारा भारत राज्य सचिव का उस समय तक डायरेक्टर्स के बोर्ड तथा नियंत्रक बोर्डों द्वारा शक्तियाँ प्राप्त हो गई। इस प्रकार 1784 के पिट इंडिया एक्ट द्वारा लागू दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इस समय लॉर्ड कर्निंग ब्रिटिश वायसराय था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? सी, 1773। नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में कंपनी के संविधान में परिवर्तन किए गए। इस प्रकार कंपनी के एक छत्र राज्य पर ब्रिटिश हुकूमत का नियंत्रण स्थापित होने लगा। निम्नलिखित में वायसराय को उसको उनके शासनकाल के दौरान घटित कई घटनाओं के साथ सम्मिलित करें। घटनाएं: वेवल सिमला समझौता, रीडिंग मोपला विद्रोह, वेलिंगटन सांप्रदायिक पुरस्कार, लिन थिल लोगो पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग। निम्नलिखित का सही रूप में मिलान करना है आपको। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी। विलियम बेंटिक द्वारा भारत में शिक्षा एवं सामाजिक सुधार की पहल की गई थी। चार्ल्स मैटकॉफ द्वारा ही भारतीय प्रेस प्रतिबंधों को हटाया गया और लॉर्ड कर्जन द्वारा ही वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में फारसी के स्थान पर उर्दू का न्यायालय की भाषा बनाया गया। मिंटो प्रथम के कार्यकाल में रणजीत सिंह के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमृतसर की संधि की और एल बनरो के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति पर सिंधी को भारत में विलय कर लिया गया तथा डलहौजी के कार्यकाल में पब्लिक वर्कर्स विभाग स्थापित किया गया। निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत निर्धारित किया गया? सी, 1858 ईस्वी में। व्याख्या: 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन को नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत के सचिव को सौंप दिए गए। 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? डी, लॉर्ड कर्निंग।
लॉर्ड कर्निंग 1858 में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम को प्रदान किया गया? बी, भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधि को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दे दिया। दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया। इसी अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। यह अध्यादेश अधिकतम 6 मास तक लागू रह सकता था। निम्नलिखित में कौन सा शाही ब्रिटिश द्वारा अधिकृत किए गए थे? डी, उपरोक्त सभी, नागपुर, झांसी, सतारा। किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प नीति का सिद्धांत को अपनाया था? डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत विलय नीति के द्वारा सतारा 1827 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी और झांसी 1853 ईस्वी तथा नागपुर 1854 ईस्वी रियासतों का विलय कर लिया। जबकि दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के पश्चात पंजाब की कंपनी ने साम्राज्य का विलय कर लिया। क्वेश्चन 23, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया था? आंसर नंबर ये होगा लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कर भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया। सैन्य सुधारों के अंतर्गत डलहौजी के तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। क्वेश्चन 24, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल से प्रारंभ हुआ? बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 ईस्वी में टेलीग्राफ सेवा का शुभारंभ किया और ओ सैमसी का विद्युत टेलीग्राम का अधीक्षक नियुक्त किया। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? जनवरी 1901 ईस्वी में लॉर्ड वर्जन ने इसके निर्माण के लिए सुझाव दिया था। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1906 से 1921 के बीच हुआ था तथा इस प्रकार इसका निर्माण मिंटो 1905 से 1910, हॉर्डिंग तिथि 1910 से 16 तथा जेम्स फोर्ड 1916 से 21 के काल में हुआ। हालांकि इसका निर्माण कार्य 4 जनवरी 1906 को लॉर्ड मिंटो के काल से शुरू हुआ था। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष सर विलियम्स एम्सन द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल की डिज़ाइन प्रस्तुत की गई थी। अंग्रेज़ों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया? बी, 1865 में। गवर्नर जनरल सर जॉन लॉरिस वे कार्यकाल से 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई। क्वेश्चन 27, भारत के निम्नलिखित वायसराय में से सबसे किसके समय इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी पारित किए गए थे? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी के कार्यकाल में इंडियन पिनल कोड आईपीसी और सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी पारित किए गए। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 ईस्वी किनके बीच लड़ा गया था? बी, अंग्रेजी फौजी और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। 1757 से 1763 ईस्वी के दौरान तीसरा कर्नाटक युद्ध अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इसमें सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 1760 ईस्वी में वांडीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों को पराजित किया और बुस्सी 2 युद्धबंदी बना लिया। फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? बी,
पांडिचेरी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी और 1701 ईस्वी में पांडिचेरी के को पूर्व में फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों के महानिदेशक नियुक्त किया गया। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को डैश ने लागू किया था। डी लॉर्ड डलहौजी ने। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति का लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस सिद्धांत के द्वारा उसने कुछ महत्वपूर्ण रियासतों को साम्राज्य में विलय कर लिया। डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत के सिद्धांत या हड़प नीति के तहत जो राज्य विलय किए गए थे उनमें सतारा 1848, जैदपुर और संबलपुर 1849 और बाघाट 1850, झांसी 1853 और नागपुर 1854 शामिल हैं। डैश में हैदराबाद के निज़ाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी। बी 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई। वेल जली द्वारा शुरू की गई एक सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद के बाद मैसूर, अवध, बरार व भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेद्री, बूंदी तथा भरतपुर के नरीशों ने भी वेल जली की सहायक संधि का स्वीकार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरशाही में राइटर एक लिपिक था। 1745 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले थे और दोहरे प्रशासन की नीति को 1765 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय ही की गई थी जो अनियमित थी। सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निज़ाम था। लॉर्ड रिपन के शासन के दौरान एल्बर्ट अधिनियम विवाद न्यायिक समानता से जुड़ा था। भारत के बाद एकीकरण के पूर्व पांडिचेरी फ्रांस के अधीन था। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान पिट्स अधिनियम 1784 को प्रस्तावित किया गया था। अवध के नवाब को जबरन अपना आधा राज्य 1801 ईस्वी में कंपनी को सहायक संबंध का शर्त पर दिया गया। 1856 के अवध के विलय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब को कोलकाता निर्वासित कर दिया गया। अंग्रेजी भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय दौरान हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से आप बुक्स परचेज कर सकते हैं और दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।